أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون। और ए महबूब, जब तुमसे मेरे बंदे मुझे पूछें तो मैं नजदीक हूँ, दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वाले की जब मुझे पुकारे तो उन्हें चाहिए मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं कि कहीं राह पाएं। स्टार ऑफ पीआईडी के इस एपिसोड में फहद असद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग। बीइंग अ पाकिस्तानी इज़ एनफ रीज़न फॉर मी टू बी प्राउड ऑफ इट, और यकीनन आपका भी यही जज्बा होगा। नाजरीन, हालात हाज़रा के पेश नज़र दिल बहुत उदास है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस ने तकरीबन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इससे मुतासिर ना हो। कहीं बीमारी है, कहीं आमदनी नहीं, कहीं जॉब ख़त्म हो गई, कहीं बिज़नेस बंद है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रुके हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। जो लोग अपने देश गए हुए हैं वो अपने काम पे वापस नहीं आ सकते, जो परदेश में हैं वो अपने मुल्कों को नहीं जा सकते। गर्ज हर तरफ अफरा तफरी और मायूसी का आलम है। जैसा कि इस वीडियो के शुरू में हमने सूरह बकरा की वर्स 186 सुनी है, जिसमें अल्लाह कहता है कि मैं आपके करीब हूँ, मैं आपकी पुकार सुनता हूँ, बस मेरी फरमाबरदारी में आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद पूरे करते हुए हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, मगर ये वक्त मज़ीद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का है। मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी मुतासरीन हैं, खुदारा उनकी अपनी हैसियत से बढ़कर मदद करें। मदद करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आप, आपकी फ़ैमिली और आपके इर्द गिर्द के लोग महफूज रहें। मदद करते हुए अपने मुल्क की कवानीन की भी पाबंदी हम पे लाजिम है, चाहे हम यूएई में रहते हों, चाहे पाकिस्तान में रहते हों। ऐसे तमाम हज़रात जो दुनिया के कोनों कोनों में रंग, नस्ल, मज़हब से आज़ाद होकर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, बिलाशुबा उनका अमल काबिल तहसीन है और अल्लाह के यहाँ भी मकबूल है। मैं स्टार ऑफ पीआईडी का ये एपिसोड उनको डेडिकेट करता हूँ, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, सोशल इदारे और इस तरह की बहुत सारी तंजीमें। पीआईडी आपको सलाम पेश करता है। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हालात हैं, हम सबको अपनी अपनी कैपेसिटी में अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है। इसी बात को सामने रखते हुए स्टार ऑफ पीआईडी का ये एपिसोड हम एक मशहूर डॉक्टर सलमान साहब के साथ कर रहे हैं, और ये हमें कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के मुतालिक बताएंगे। आइए मिलते हैं डॉक्टर सलमान से। मैं कराची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ सिंस 1998 बकाई मेडिकल कॉलेज, और सिंस 2013 में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ जनरल फिजिशियन। पाकिस्तान में मैंने मास्टर्स किया पैथोलॉजी में और हीमेटोलॉजी में, और वहाँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इन कराची आई वाज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी। तो सिंस 2013 अब यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये एस्टर ग्रुप का काफ़ी बड़ा डोमेन है यूएई में, और बहरीन, कुवैत, इंडिया। हमारा ये मॉडल है बिज़नेस का कि देयर आर मल्टीपल क्लिनिक्स इन 3 लेवल्स with hospitals. Medcare is a high-end insurance frame. Aster is a secondary level, and Access is the lowest tariff level जो हम masses को services यहाँ से देते हैं। तो it's a network of polyclinics where GPs are there, और उसके साथ specialists चंद clinics में हैं, और Aster के पास हमारा referral है as a secondary specialist consultations, लैब सर्विसेज हैं, रेडियोलॉजी है,
और फिर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं एस्टर एंड मेड केयर की। तो वी आर द प्राइमरी केयर जीपीज़ जो कि कम्युनिटी में लोकल एरिया पे सर्विसेज दे रहे हैं, एंड देन देयर इज़ अ सेकेंडरी केयर एंड टर्शियरी केयर। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो भी पॉसिबिलिटी है सर्विसेज देने की वो हम ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ से। सर, अपने सुनने वालों को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के मुतालिक बताएं। ये बताएं इसको कोविड-19 क्यों कहते हैं और ये क्या है वायरस, ज़रा आसान अल्फाज में सुनने वालों को बताइए। जो जरासीम होते हैं उनकी मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरस, फंगस। वायरस एक ऐसा जरासीम है जो कि नज़र नहीं आता है, उसकी मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ हैं और उन मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ में एक फ़ैमिली का नाम है कोरोना, पिकोरना फैमिली। उसमें मुख्तलिफ़ वायरसेस हैं जिसमें इन्फ्लुएंजा के भी वायरसेस हैं, पहले मर्स वायरस आया था सार्स के। तो उसी फैमिली का एक और वायरस अभी दरियाफ़्त हुआ है जो कि जिसका नाम है जिसको कोरोना फैमिली के हिसाब से कोरोना कहा गया, और अब इसको जो कि 2019 में ये डायग्नोज हुआ, तो 2019 के हिसाब से इसको कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 का नाम दिया गया, कोविड-19। सो बेसिकली इट्स अ वायरस ऑफ अ फैमिली विच इज़ नोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये वायरस क्या वाकई जानलेवा है? वायरसेस का जो बीमारी है वो उसमें इस तरह होता है कि जब भी आप फ्लू की एग्जांपल ले लें, फ्लू का वायरस जब आप पे अटैक करता है तो हर बीमारी में एक इंक्यूबेशन फेज़ होता है कि जब बीमारी आप पे हमलावर हुई, आपको एक्सपोज हुआ, तो विद इन 1 to 2 वीक्स बीमारी डेवलप होगी। फिर उसके अलामात आने शुरू होंगे जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल होराइजन, फर्स्ट सिम्टम। जैसे सूरज निकलता है तो फिर निकलता चला आता है, तो पहली जब किरण आती है तो फिर इसका मतलब है कि अब हो गया काम शुरू। तो इसी तरीके से किसी भी बीमारी में, नॉट इन वायरसेस ओनली, क्लिनिकल होराइजन यानी सिम्टम स्टार्ट होते हैं। उसके बाद वायरस का एक साइकिल है कि बॉडी उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़त का आगाज़ करती है और एंटीबॉडीज़ बना के उस स्पेसिफ़िक एंटीजन यानी वायरस को मारती है और ये वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो इसका तकरीबन 2 हफ्ते का साइकिल होता है। कुछ लोगों में बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, उन लोगों में वो बीमारी सीरियस हो सकती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑन दैट ऑर्गन, जैसे लंग्स है इन दिस केस, वहाँ पे वो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं और फिर वो मज़ीद डिटेरियोरेट हो जाता है। फ्लू में भी ऐसे ही होता है, हमेशा से ऐसे ही होता चला आया है, और इस वायरस में भी ऐसा ही हो रहा है कि चंद लोग हैं जो कि डेंजरस हो जाते हैं, जिनको बीमारी होती है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें से फिर चंद और हैं जो कि सीरियस होकर जिनकी आप देख रहे हैं कि जिनकी डेथ्स हो रही हैं। सर, वो चंद लोग जिन पे ये वायरस ज़्यादा हार्मफुली अटैक करता है या कर सकता है, वो चंद लोग कौन से हो सकते हैं, ज़रा ये बताइए। हमारा एक बॉडी का एक मुदाफ़त का निज़ाम है, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। एक होती है हमारे अंदर मौजूद इम्यूनिटी, इन्नेट, एक होती है एक्वायर्ड जो कि हम बाहर से लेते हैं। यानी हमने किसी जरासीम के ख़िलाफ़ अब बॉडी ने इम्यूनिटी बनाई और फिर उसको मारा। मैं मिसाल देता हूँ आपको, हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है। हेपेटाइटिस का वायरस जब आता है जिस्म में तो बॉडी इसके ख़िलाफ़ मुदाफ़त बनाती है, फिर वो वायरस को वो एंटीबॉडी मार देती है। बहुत सारे केसेस में ऑटोमेटिकली हेपेटाइटिस ट्रीट हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में वो नहीं मर पाता, इनफ नहीं होती एंटीबॉडी, तो फिर वो चल पड़ता है आगे, वो क्रॉनिक हो जाता है। इसी तरीके से ये फ्लू है कि फ्लू में के अंदर जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जिनकी मुदाफ़त कमज़ोर है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं जिनकी अभी इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप नहीं हुई, उन लोगों में चांस है कि वो इतनी मुदाफ़त नहीं माउंट कर सकेंगे इस बीमारी के ख़िलाफ़। वो ऐसे लोग हैं जिनको निमोनिया हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाती है और फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स का आगाज़ होता है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर जाहिर है कि बचाव ज़रूरी है। यानी आपकी बात से ये समझा जाए कि ये जानलेवा नहीं है, मगर इसकी प्रॉपर एहतियात और इसकी प्रॉपर मेडिकेशन ऑन टाइम ये ज़रूरी है, और ये उन लोगों को ज़्यादा ज़ोर से हिट कर सकता है वायरस जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। बिल्कुल, जानलेवा बीमारी कोई भी नहीं होती। इन्फेक्शस डिजीज़ के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करना हमारे अंदर अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है कि हम बॉडी को रिस्पॉन्ड करती है, बॉडी फाइट करती है, बॉडी हील करती है अपने आप को। तो वो प्रोसेस हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इसमें यह है कि ये चूँकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसमें एक ये यूनिक आइटम है कि ये फैल रहा है बहुत तेज़ी से। फैलने की वजह से ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों के सीरियस बीमार होने का चांस बन गया है। इसलिए ये जो ख़ास बीमारी इस वक्त पेंडेमिक है जितनी पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसके अंदर बचाव ज़रूरी है। जी सर, जैसा आपने कहा इसका फैलाव रोकना ज़रूरी है,
वो कौन सी ऐसी तदाबीर हैं, अगर आम अल्फाज में आप सुनने वालों को बताएं, जिसको करने से इसका फैलाव रोका जा सकता है? देखें, बीमारी जिस्म में एंटर होने से रोकना है, ये है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। इसको अचीव करने के लिए हमारे जो बॉडी से कांटेक्ट है जिन चीज़ों का, वो है आँख, नाक, कान, मुंह, ये स्किन, ये जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, यहाँ से एंट्री होगी। जाहिर है जब जहाज़ मुल्क में आता है तो एयरपोर्ट से एंटर होता है, तो आप एयरपोर्ट को स्क्रीन करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यही एलिमेंट्स हैं। हमें वायरस हमारे एटमॉस्फेयर में है और हमारे चारों तरफ है। इस वक्त जिस हिसाब से फैल रहा है वायरस, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि हमारे अराउंड वायरस है, और हमें बचाव ये करना है कि हमारे हाथ हमारे मुंह तक जब जाएंगे और बीमारी को पहुँचाएंगे हमारे अंदर, वो हमें रोकना है। हाथ धोए बगैर अपने आप को टच करने से परहेज़ करना, ये एक वाहिद सबसे बड़ा नुस्खा। दूसरा, दूर दूर रहना, क्योंकि ये बीमारी फैलती है ख़ास तरीके से जिसको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कि मैंने छींक मारी और एक मीटर तक वो छींक जाएगी, हैवी ड्रॉपलेट है पानी का, वज़न उसका ज़्यादा है, और वो फिर ज़मीन पे सेटल हो जाएगा, इन सरफेसेस पे सेटल हो जाएगा, और फिर वहाँ से मैं इसको कैरी करूँगा, दूसरा मरीज़ इसे हाथ लगाएगा, अपने मुंह के अंदर लेके जाएगा, नाक में खुजली करेगा, कान खुजाएगा, आँखों में मसलेगा, और फिर वो इन्फेक्शन वहाँ तक एंटर हो गया। तो हमें इस एंट्री पॉइंट को रोकना है। सर, मास्क और ग्लव्स, ये एहतियाती तदाबीर में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं कीपिंग यू न्यू दिस वायरस? देखें, मैं और आप बैठे हुए हैं, हमारा तकरीबन 3 फुट का ये डिस्टेंस है, हमें मास्क की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं छींकता हूँ तो मुझे छींक को कपड़ों में एब्जॉर्ब कर देना है, क्योंकि यहाँ से ड्राई आउट होकर ख़त्म हो जाएगा। ये मुझे प्रिवेंट करना है कि मैं आप तक वो ड्रॉपलेट ना पहुँचाऊँ। अगर वो ड्रॉपलेट पहुँचने का चांस हो तो आपको मास्क लगाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लिनिक में आए हैं, आपको मास्क लगाना चाहिए क्योंकि लोग खांस रहे हैं, छींक रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बाज़ार में गए हैं, करीब लोग मौजूद हैं, वहाँ पे मास्क लगाना चाहिए। लेकिन आम हालात में मास्क की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई प्रोसीजर कर रहा हूँ, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे मास्क लगाना चाहिए। तो मास्क के बारे में जो एक आउटक्राई हो गई है कि हर एक को मास्क हर वक्त हर तरह का यूज़ करना है, वो मैं नहीं समझता कि कोई नीडेड चीज़ है। मास्क प्रिवेंट करें अपने आप को बचाने के लिए, और बड़ा लॉजिकल है कि हर इंसान सोच सकता है कि मुझे किस वक्त मास्क चाहिए। सर, जैसा आपने कहा, छींकने से या थूकने से जो ड्रॉपलेट बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं और वो सरफेस में गिरते हैं, तो क्या ये वायरस एयरबॉर्न है, यानी वो ड्रॉपलेट हवा में भी कुछ अरसे के लिए रहते होंगे या वो सरफेस पे ही रहते हैं? एयरबॉर्न नहीं है ये बीमारी। WHO की वेबसाइट सबको देखनी चाहिए और उस पर मुसलसल अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि इवॉल्विंग सिनेरियो है, हमें मुसलसल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इट इज़ चेंजिंग, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो चेंज नहीं होंगी। वायरस एयरबॉर्न नहीं है, वायरस पर्सन टू पर्सन इस ड्रॉपलेट के थ्रू फैल रहा है, और इसका कोई वे ऑफ स्प्रेड अभी तक हमें नहीं मिला। कुछ वायरस GI ट्रैक में चला जाता है, खाने की नाली के रास्ते, वो स्टूल में एक्सक्रीट होने का चांस है, बट अभी तक रिसर्च हो रही है और हमें कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। लेकिन ड्रॉपलेट के बारे में एवरीवन इज़ वेरी क्लियर कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। सो ये ड्रॉपलेट जब अर्थ सरफेस पे या प्लास्टिक या लोहा किसी भी ऐसे सरफेस पे ड्रॉप होता है, तो उसकी लाइफ क्या है वायरस की, वो कितने अर्से तक वहाँ पे रह सकता है? ड्रॉपलेट हवा में जैसे गिरा और मौजूद है उस एरिया के अंदर, वो है 2 से 3 घंटा, उससे आगे वो नहीं जाएगा। लेकिन जब कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, लोहा है, कॉपर है, मेटल है, इन पे मुख्तलिफ 2 दिन, 12 घंटे, 3 दिन मुख्तलिफ हैं। तो अब ये तो याद करना हर एक के लिए बड़ा मुश्किल है कि कॉपर है तो किसका पता हो कि कॉपर क्या है, लकड़ी क्या है। तो इनवेरिएबली 1 से 3 दिन तक परहेज़ करना चाहिए सबको, कि अगर हम ऐसी जगह पे हमारा एक्सपोजर हो जहाँ मुझे शक हो रहा है कि ये यहाँ पे ड्रॉपलेट मौजूद हैं, तो मुझे उसको साफ़ रखना चाहिए और 2-3 दिन तक कम से कम सफाई रखनी चाहिए। बाय एनी मीन्स, अगर कोई ऐसा शख्स ऐसी सरफेस को टच करता है, जैसा कि कोई बाज़ार में है या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है या किसी भी जगह पे, तो टच करने के बाद, और उसको मालूम नहीं है कि ये इन्फेक्टेड है या नहीं, तो टच करने के बाद कितने अरसे के अंदर अंदर वो अपने हाथ वॉश कर लें? मुंह ले जाने से पहले तक, मुंह में जाने से पहले तक आप वॉश करें हाथ को। इसीलिए
हमेशा से, यानी अभी से नहीं, ये मैं आपको 20 साल पुरानी बात भी बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, हर जगह यही हॉस्पिटल्स में लिखा होता था कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग इज़ द ओनली बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। हाथ धोना हमेशा से ये सफाई का हिस्सा भी है, और ये हमेशा से एक ही वाहिद प्रैक्टिस है जो आपको इन्फेक्शन से बचा सकती है। मैं आपको टाइफाइड की मिसाल दूँ, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। टाइफाइड फैलता है जब हम ये नेल के अंडर इसके कैरियर के जरासीम मौजूद होते हैं और वो खाने के रास्ते चले जाते हैं, बिकॉज कि वो स्टूल में मौजूद है। हाथ की सफाई नहीं होगी तो वो चला जाएगा। टीबी को ले लें आप, टीबी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। अब हमारे मुल्क में इतना जो अवेयरनेस इस वक्त देखें, सबसे अच्छा काम क्या हुआ है इस पूरे सिनेरियो में, जो कि बहुत सीरियस है, कि अवेयरनेस आई है लोगों में। पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, अपने आप से लोगों को कैसे बचाना है, मुझे दूसरों को खुद से बचाना है। तो हर एक खुद तो बच ही रहा है, लेकिन मुझे अपने पास से भी दूसरों को सेव करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि थूकना हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है टीबी के फैलने का। कि वो सख्त जरासीम होता है, वो रहता है, वो धूल में शामिल होकर ऊपर आता है, और धूल मिट्टी और गर्द बेतहाशा होती है, जिसकी वजह से वो जरासीम फैलते हैं। तो लकीली ये जो जरासीम है कोविड-19, ये तो 3 घंटे में ड्रॉपलेट में ये ख़त्म हो जाता है, तो इसका इतना चांस नहीं है। लेकिन बाकी तो बीमारियां मौजूद हैं, हम हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगी। मलेरिया है, टीबी है, हेपेटाइटिस है, एड्स है, वो सब तो हैं। तो ये जो हम आज सीख रहे हैं प्रिवेंशन, ये सिर्फ इस वायरस के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। सर, हाइजीन के लिए हाथ धोना साबुन के साथ वही काफ़ी है, या हाथों का प्रॉपर सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है? 3 चीज़ें हैं। सैनिटाइज करने का मतलब है कि मैंने किसी चीज़ को एक लेयर उसके ऊपर बना के उस जरासीम को वहीं कैद कर दिया। डिसइंफेक्ट करने का मतलब है कि मैंने उसको इन्फेक्शन को रिमूव किया वहाँ से। जैसे कि मैं अल्कोहल से रिमूव कर सकता हूँ, मैं स्पिरिट से रिमूव कर सकता हूँ, मैं क्लोरीन ब्लीच वगैरह से रिमूव कर सकता हूँ। हैंड वॉशिंग इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं रिमूव कर रहा हूँ, मैं क्लींस कर रहा हूँ, और मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो हैंड वॉशिंग इज़ द ओनली बेस्ट वे। अगर मेरे पास पानी नहीं है, मैं रास्ते में हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं मार्केट में हूँ, मैं होटल में बैठा हूँ, तो मुझे सैनिटाइज़ करना चाहिए, ताकि मैं वो जरासीम को कैद कर लूँ अपने हाथ के अंदर ही, उस लेयर के अंदर, और फिर लेटर ऑन वॉश करके उसको क्लीन करूँ। सैनिटाइज़ करने के बाद ये नहीं है कि मेरी खलासी हो गई और मैं अब मुझे हाथ नहीं धोना है। नो, वी हैव टू वॉश हैंड्स। सो हैंड वॉशिंग विद रेगुलर सोप इज़ द ओनली बेस्ट वे, और उसमें जो तरीक़ेकार है हैंड वॉशिंग का, वो बड़ा ज़रूरी है। सर, आम हालात में ये देखा गया है कि बुज़ुर्ग या बच्चे वो इस वायरस से ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह इम्यून सिस्टम है या कुछ और? बच्चों को प्रोटेक्ट करना ज़रा मुश्किल है, उनको समझाना ज़रा मुश्किल है कि वो हाथ मुंह में ना लेके जाएं बगैर वॉश किए। हालांकि स्कूलों में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है, और यही वजह है कि स्कूल्स को जल्दी बंद किया गया, क्योंकि बच्चों में अगर ये बीमारी फैलती है तो वहाँ पे डैमेज ज़्यादा होने का चांस है, और बच्चों को आप उस तरीके से ट्रेन नहीं कर सकते, छोटे बच्चे किंडरगार्टन के, क्लास 1 के, कि भाई हर वक्त हैंड धोए बगैर मुँह में नहीं ले जाना। बच्चों को तो आदत होती है अंगूठा चूसने की, तो इसलिए बच्चों को एक्सपोजर ज़्यादा होने का चांस था। अब लकीली गवर्नमेंट ने स्कूल जल्दी बंद किए, यूनिवर्सिटीज़ बंद की, तो ये स्प्रेड थोड़ा कम हुआ। लेकिन ऑब्वियसली उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको चांस ज़्यादा है बीमारी होने का। और इसी तरीके से बूढ़े लोग हैं कि जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है, तो उनको भी चांस ज़्यादा है। लेकिन बहरकैफ ये कहना कि जी अगर किसी बूढ़े को हो जाएगा तो डेफिनेटली खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाएगी, ये सही नहीं है। देयर इज़ नो कन्फर्मेशन। हर इंसान का एक सिस्टम अलग रिस्पॉन्ड करता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बचने की ज़रूरत है। सर, अगर खुदा न खास्ता किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए, तो हम लोग ओवर सोशल मीडिया या मुख्तलिफ ज़राए से ये सुन रहे हैं कि ये गले में 3 से 4 दिन रहता है, अगर वहीं पे इसको प्रिवेंट कर दिया जाए तो ये आगे नहीं जाता। इसके मुतालिक थोड़ा सा सुनने वालों को बताइए। हमारे पास 5 दफ़ा वज़ू करने की ऑप्शन मौजूद है, हम अच्छी तरह मुंह साफ़ कर सकते हैं। इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये अगर मुंह में गया तो 3 घंटे रहेगा। हु वुड नो कि कब मुंह में गया और कब 3 घंटे पूरे हुए। तो ये एक स्पेकुलेशन है, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा? मैं हर वक्त कुल्ली करता रहूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं कब किससे एक्सपोजर हुआ। एक्सपोजर इज़ विद कॉन्टैक्ट।
कांटेक्ट को ब्रेक करने से, सोशलाइजिंग दूर करने से वो एक्सपोजर स्टॉप हो रहा है। अब अगर वायरस मेरे अंदर फॉर एग्जांपल है तो 80% ऑफ द टाइम्स, यानी 100 लोगों में से 80 लोगों में तो मालूम ही नहीं चलना उनको कि उनको वायरस हुआ था। मुझे एक आम सा फ्लू होगा और वो 7-8 दिन में, 10 दिन में जो रेगुलर साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे कोरोना है तो मुझे पता भी नहीं है। सर, आम बंदे को ये कैसे पता चले खुदा न खास्ता कि उसको वायरस हो गया? क्या ऐसी इनिशियल सिम्टम्स हैं जो आ जाती हैं सामने और उसको इस पे प्रिवेंटेशन पे चला जाना चाहिए? फ्लू और वायरस, ये भी फ्लू वायरस ही है बेसिकली, कोरोना। इनकी सिम्टम्स में यूजुअली है कि अगर आपको जब एक्सपोजर होता है और आपको अभी इंक्यूबेशन फेज़ चल रहा है हफ्ता 10 दिन का, तो आपके अंदर सिर्फ एक तबीयत में गिरावट, थकन वाहिद एक सिम्टम है जो आ सकता है। उसके बाद जब सिम्टम शुरू होते हैं तो खांसी, ड्राई कफ, फ्लू की तरह से स्नीजिंग, बुखार और शदीद जिस्म में दर्द, ये 4 अलामात आ सकती हैं जो कि आम फ्लू में भी होती हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है डिफ्रेंशिएट करना कि किसको कोरोना है, किसको कोरोना नहीं है। जो आपने सिम्टम्स बताएं, अगर ये सिम्टम्स किसी में आ गए तो उसको फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? अपने ओन पे, घर पे कोई ट्रीटमेंट करनी चाहिए या फ़ौरन डॉक्टर के पास आना चाहिए? अगर तो ट्रैवल हिस्ट्री हो या किसी ट्रैवलर के साथ, जैसे यहाँ बहुत कॉमन है कि लोग अपने घरों से वापस आते हैं, एक रूम में 8 लोग रह रहे हैं, 7 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा मसला है कि वो परेशान होकर आते हैं कि जी अब हमें एक्सपोजर हो गया है। वी डोंट नो कि एक्सपोजर हो गया है। मेरी मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल मैं पेशेंट देख रहा हूँ और मुझे एक्सपोजर हो जाता है, तो मुझे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने आप को सेफ करना है, सेपरेट करना है 2 हफ्ते के लिए, ताकि वो वायरस मेरे अंदर रह के अपना साइकिल कंप्लीट करे और ख़त्म हो जाए और मेरे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए उसके ख़िलाफ़। दैट्स इट। अगर वो सिम्टम्स ख़राब होते हैं और नहीं कंट्रोल में आते इनिशियल ट्रीटमेंट से, जो कि आम हम पैनाडोल और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, गर्म पानी की भाप, गरारे करना, ये हम इससे नहीं ठीक होता है, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाके हेल्प सीख करनी चाहिए कि जी ये हो रहा है। डॉक्टर विल इवैल्यूएट कि अच्छा आपके अंदर वो सिम्टम्स हैं, क्या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका कॉन्टैक्ट, आपका एक्सपोजर कोई चांस है, देन ही विल रिकमेंड कि भाई आप अपना टेस्ट करवा लें। अदरवाइज़ एवरीबडी डजंट नीड टेस्ट। किसी को अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी एक कम्युनिटी है कराची में और वहाँ पे इन्फेक्शन फैला है या हो रहा है, तो उन लोगों को बस अपने आप को कंटेन करना है, जो कि इस वक्त हो रहा है लॉकडाउन पूरी दुनिया में, कि हर बंदा अपने आप को कंटेन कर ले। जैसे चाइना में हुआ कि हर बंदे में वायरस फॉर एग्जांपल आ गया है और वो हर बंदा अपने आप को 2 हफ्ता अलग कर ले ताकि वो वायरस उसके अंदर से आगे ना बढ़े। सर, जैसा आपने बताया ये आइब्रोफिन या पैनाडोल ले लें, तो सुनने में ये आ रहा था कि आइब्रोफिन अगर वायरस एक्सपोज हो गया है तो ये आपको नहीं लेनी चाहिए। तो ज़रा ये बताइए, क्या ऐसी इनिशियल घर के अंदर जो हमारी मेडिसिन होती हैं या ऐसे जिसको हम आप अल्फाज में देसी टोटके कहते हैं, क्या हम ऐसे करें कि वो 14 दिन का जो प्रोसीजर है उसको हम अच्छे तरीके से करके इस वायरस से निजात हासिल कर लें? वायरल इलनेस के अंदर ब्रूफेन इंडिकेटेड ही नहीं है, आइबुप्रोफेन इंडिकेटेड ही नहीं है, यानी कि उसका इस्तेमाल है ही नहीं। पैनाडोल का इस्तेमाल है, यानी एसिटामिनोफेन जो केमिकल है। और अगर आपको वो दवा यूज़ करनी है तो डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब। दूसरा ये कि अभी तक डेटा जनरेट नहीं हुआ है, रिसर्च पब्लिश नहीं हुई है, गाइडलाइंस जनरेट नहीं हुई हैं, ये स्पेकुलेशंस हैं, लोग हर तरह से स्पेकुलेट कर रहे हैं। लेकिन टू माई नॉलेज आइबुप्रोफेन के ख़िलाफ़ इस वक्त कोई हमारे पास गाइडलाइन नहीं है कि ये स्टॉप कर दी जाए। डिस्कशंस हो रही हैं बट स्टॉप करने के बारे में अब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरे इसका यूज़ ही नहीं है फ्लू के अंदर, तो फिर हम क्यों खामखा इसको पैनिक में लेके आए। तो ऐसी कौन सी मेडिकेशंस हैं, जैसे पैनाडोल आपने बताया वो तो ले ली, इसके अलावा और कौन से ऐसे अमल हमें करने चाहिए अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा इस वायरस से एक्सपोज हो जाता है, तो क्या ऐसे अमल घर में हम करें जिससे ख़त्म? पहला एक और सबसे बड़ा अमल ये है कि परेशान मत हो। दूसरा अमल ये है कि सफाई मेंटेन करें। तीसरा अमल ये है कि अपने आप को कंटेन करें और साइड लाइन हो जाएं। और 2 हफ्ता कम से कम अपने आप को लॉकडाउन में रखें। बिल्कुल अपने घर वालों से भी अलग हो जाएं, अपने बर्तन अलग करें, अपना वॉशरूम अलग करें, अपने तौलिए अलग करें, अपने चादरें अलग करें, और कोशिश करें कि आपसे किसी दूसरे का कांटेक्ट उस 2 हफ्ते में ना हो कि आपके अंदर सस्पेक्टेड वायरस है, इवन वो ख़त्म हो जाए। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि मुझे एक्सपोजर हो गया है, मुझे पक्का पता है कि एक्सपोजर हो गया है मुझको,
मैं जाता हूँ, मेरा टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, फिर क्या करें? टेस्ट बाद में भी पॉजिटिव हो सकता है। बीमारी एक एवोल्यूशनरी फेज से गुजर रही होती है, इट्स अ डायनामिक थिंग, इट्स नॉट एन ऑन ऑफ स्विच। तो हो सकता है कि बाद में पॉजिटिव आ जाए, तो मैं नेगेटिव रिपोर्ट लेके खुश हो जाऊँ कि भाई कुछ नहीं, और मैं 10 लोगों को बांट दूँ वायरस इन नेक्स्ट 2 वीक्स। तो इस वक्त एक ही हल है, हर बंदा हर बंदे से दूर हो जाए। सर, एक फैमिली मैन या एक ऐसा शख्स जो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रह रहा है, जैसे रूममेट्स होते हैं, ऐसा आदमी अपने आप को कैसे आइसोलेट कर सकता है? ऐसा आदमी अपने आप को एक तो अपने यूटेंसिल्स, बर्तन, इसको आइसोलेट कर सकता है। कोशिश करे दूसरा रूम ले ले, नहीं ले सकता तो कम से कम 6 फीट का गैप लोगों में हो, और उस तक रसाई लोगों की नहीं होनी चाहिए, और उसको भी अपने आप को कंटेन करना चाहिए। ताकि जिस तरह से हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें, लोग एतकाफ़ में बैठते हैं, अलग अलग हैं लेकिन एक साथ हैं, वही मॉडल हम यहाँ भी ला सकते हैं कि अलग हो जाएं और वो बंदे से इंटरेक्शन आपकी ना हो, और 2 हफ्ता कम से कम उसको हम दें कि भाई आप 2 हफ्ते गुजारें इन क्वारंटाइन। इस वक्त देखें ना, अभी यूएई में जब फ़्लाइट्स आती हैं तो डायरेक्टिव यही है कि हर बंदा जो आ रहा है बाहर से वो टेस्ट करे और उसके बाद 2 हफ्ता सेल्फ क्वारंटाइन करे अपने आप को। जब वो 2 हफ्ते हो जाए तो ही कैन कम आउट एंड ही कैन वर्क। सर, ये जो क्वारंटाइन का प्रोसेस है, इसमें कोई फूड की भी एहतियात है? कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड जो नहीं लेना चाहिए? ऐसा कोई भी फूड नहीं है, ये बीमारी फूड रिलेटेड बीमारी नहीं है। इसमें तो आपको अच्छी मुदाफ़अत चाहिए, आपको सूप्स लेने चाहिए, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, आपको विटामिन सी की ज़रूरत है, आपको जिंक की ज़रूरत है। ये वो हीलिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स हैं जो कि शुरू से चले आ रहे हैं। सर, विटामिन सी, प्रोटीन्स, ये आम फूड से किस तरह हासिल किया जा सकता है? कौन से ऐसे फूड हैं जो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, आइसोलेशन प्रोसेस, ले तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा हो? प्रोटीन की सबसे अच्छी सोर्स है एग, मिल्क। विटामिन सी की सबसे अच्छी सोर्स है तमाम सिट्रस फ्रूट्स, हरे पत्तों वाली सब्जियां, जैसे माल्टा है, कीनू है, ग्रेप फ्रूट है, खरबूजा है, टमाटर है। ये सब चीज़ें जो विटामिन सी से भरी हुई हैं, तो ये इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसके अलावा जिंजर, गार्लिक, ये हमारे खाने का ऑलरेडी हिस्सा हैं, ये हम ले रहे हैं। इनकी जो हल्दी है, इनकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी वरम सूजन कम करने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ऑलरेडी हमारे खाने में रोज़ हम ले रहे हैं। तो अलग से काट के लहसुन खाने से मैं नहीं समझता कोई एडिड बेनिफिट हो जाएगा, वो मौजूद है डाइट में। तो विटामिन सी भी हम ले रहे हैं। तो इसलिए अगर तनव्वुह हो खाने के अंदर, हर चीज़ मिल रही हो, सब्जियां हम बदल के लें, फ्रूट्स हम खाएं, गोश्त भी एक मुनासिब मकदार में लें और सूप्स लें, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। मिक्स्ड दाल इज़ अ बिगेस्ट बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन कंपेयर टू द मीट। सर, इस सारी एहतियात के बावजूद अगर खुदा ना खास्ता कोई इस वायरस से एक्सपोज हो जाए, तो क्या इसका ट्रीटमेंट मौजूद है? वायरस का ट्रीटमेंट तो ख़ुद बॉडी कर रही है और वो उसको मार रही है। हमें वायरस के दौरान पेशेंट को सपोर्ट ये देनी होती है कि इस लेस इम्यूनिटी के फेज़ में उसको ऊपर से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। तो उसके लिए अगर वो होता है और डॉक्टर से मिलके वो अपने लिए एक ट्रीटमेंट ले और डॉक्टर इवैल्यूएट करके देखे जी हाँ इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो एंटीबायोटिक देगा उसको। अदरवाइज देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ द वायरस इटसेल्फ सो फार। अभी जितना ये हम सुन रहे हैं र्यूमर्स, क्लोरोक्विन और ये सब कुछ, ये सब अनपब्लिश्ड डेटा है जिसको कोई भी मुस्तनद डॉक्टर नहीं चाहेगा कि वो उसको यूज़ करके और इवैल्यूएट करे। अनटिल वी हैव द गाइडलाइंस वी विल नॉट यूज़ देम। और सर, कितना टाइम लगता है एक पेशेंट को इस प्रोसेस के बाद बिल्कुल कंप्लीट हील अप होने में? 2 से 3 हफ्ते में बीमारी के असरात ख़त्म हो जाते हैं। आप अपने आप को अच्छा हाइड्रेट रखें, पैनाडोल बवक्त ज़रूरत बुखार की सूरत में या दर्द की सूरत में लें, वरना वो भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सेपरेट रखें और गर्म पानी की भाप लें ताकि हाइड्रेशन अच्छी रहे, एंड दैट्स अबाउट इट। तो 2 से 3 हफ्ते मैक्सिमम होना चाहिए। जब जैसे 2 से 3 हफ्ते का ये प्रोसेस ख़त्म हो गया और एक बंदा इस बीमारी से अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब हो जाता है, तो क्या ये बीमारी अपना कोई असर इनसाइड बॉडी छोड़ जाती है या और बीमारियों की तरह ये ख़त्म हो जाती है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट बाद में बॉडी में नहीं रहता? सो फार अभी डेटा अवेलेबल नहीं है जो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि बीइंग द फैमिली जिसका इससे ताल्लुक़ है वायरस का, तो उसमें ऐसी कोई ऑफशूट्स हमें नहीं नज़र आती कि बाद में खुदा न खास्ता कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हों। तो इट्स अ वायरस, इट विल कम एंड इट विल गो।
जो अब तक हमारी इन्फॉर्मेशन है वो यही है। सर, इम्यून सिस्टम वीक के अलावा जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या टाइफाइड या इस किस्म के कोई भी उनको थोड़ा सा सीरियस इशू कभी हुआ है या है, क्या वो भी इस वायरस से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एक्सपोज हो सकते हैं? कोई भी चीज़ जो बॉडी की मुदाफ़ियत को कमज़ोर करेगी उसमें इफ़ेक्शन बढ़ सकता है, इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन ये इसमें ये सोचना क्या है कि चूँकि मुझे टाइफाइड हुआ था और अब मुझे अगर वायरस हुआ तो मेरे लिए खुदा न खास्ता मुश्किल हो जाएगी, ये तो एक अजीब सी बात है। भरोसा रखना चाहिए और बचना चाहिए, बचाना चाहिए। हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए पाकिस्तान में एक स्लोगन यूज़ करते हैं, नो वन इज़ सेफ अंटिल एवरीवन इज़ सेफ। द सेम स्लोगन अप्लाइज ऑन दिस डिजीज़, नो वन इज़ सेफ अंटिल एवरीवन इज़ सेफ, और एवरीवन शुड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द अदर्स। घरों में भी हम बैठे हुए हैं, बच्चों को सेपरेट करना चाहिए, पेरेंट्स को अलग होना चाहिए और आपस में उनको कांटेक्ट कम से कम करना चाहिए और ये एज्यूम करना चाहिए कि हम सब के अंदर है, क्योंकि देखें ना, करेंसी नोट हमारे पास मौजूद हैं, उनका कांटेक्ट है बाहर के एटमॉस्फेयर से। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा ये डोर नॉब है, मेरी सरफेस है, मेरी गाड़ी है, मेरी चाबियाँ हैं, बहुत कुछ है हमारे अराउंड, लिफ्ट है, लिफ्ट के बटन्स हैं, मेरा कांटेक्ट तो हो रहा है मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ। हाथ धोए बगैर मुझे अपने आप को टच नहीं करना है, अपनी फैमिली को भी सेव रखना है, कपड़े चेंज करने हैं, लॉन्ड्री सेपरेट करनी है, नहाना धोना ज़रूरी है। ये सब काम वो सफाई निस्फ़ ईमान है कि आप बात याद करें कि वो क्या चीज़ है, वही है इसका इलाज। सर, अगर किसी बंदे ने अपना टेस्ट कराना हो, यानी वो उसको ये फ़ील हो रहा हो कि खुदा न खास्ता मैं वायरस से एक्सपोज हो गया हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने उसके लिए क्या प्रोसेस रखा हुआ है, वो क्या करे? पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं इस हिस्ट्री के साथ और हमें सस्पेक्ट होता है कि ये शायद कोरोना पेशेंट हो सकता है, तो हम उसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म है गवर्नमेंट का, वो भरते हैं हिस्ट्री अटैच करके पेशेंट की, और उसको रेफ़र करते हैं दुबई हेल्थ अथॉरिटी सेंटर्स में। वहाँ पे डॉक्टर्स उस फॉर्म को इवैल्यूएट करके री इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या ये सस्पेक्टेड पेशेंट उन क्राइटेरिया पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। दैन दे डिसाइड कि इसका टेस्ट होना चाहिए या इसको बस ये एडवाइस करनी चाहिए कि आप क्वारंटाइन हो जाएं। तो उस सूरत में ये टेस्ट पॉसिबल है इस वक्त तक। यानी वैसे आम शख्स कोई जाकर किसी क्लिनिक में ये टेस्ट नहीं करा सकता, इसका एक पूरा प्रोसेस है? जी, शायद ये अलाउ हो जाए यूएई में, गवर्नमेंट के ऊपर है, शायद डायरेक्टिव्स आ जाएं, लेकिन सो फार यही तरीका है कि गवर्नमेंट सेंटर्स में ये टेस्ट अवेलेबल है और डॉक्टर्स के रेफरल पे है और वहाँ के डॉक्टर्स रीवैल्यूएट करके उस रेफरल को जस्टिफाई करते हैं। क्या वो चार्जेबल टेस्ट है सर? नहीं, वो फ्री टेस्ट है और वो डिस्क्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है कि क्या टेस्ट होगा या क्या टेस्ट नहीं होगा, वो इवैल्यूएट करते हैं मरीज़ को अपने क्राइटेरियाज़ के ऊपर। हमारा काम है कि हम पेशेंट को स्क्रीन करके उसको बर वक्त उनके हवाले करें ताकि अगर वो सस्पेक्टेड केस हो। मुद्दा ये है इस सारे टेस्टिंग का कि अगर वो पेशेंट इन्फेक्टेड निकल आता है तो उसके अराउंड क्वारंटाइन करना है, उसके कॉन्टैक्ट्स को अवेयर करके फाइंड करके उनको क्वारंटाइन करना है। हमें स्प्रेड बचाना है ना, हमारा मकसद ट्रीटमेंट नहीं है। इस टेस्ट के बाद क्या ट्रीटमेंट होगा, कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। पेशेंट को बस घर जाना है, बैठना है और इंतज़ार करना है। तो स्प्रेड बचाने के लिए ये सारी टेस्टिंग की जा रही है, वो फाइंड आउट करना होता है। तो अगर स्प्रेड नहीं भी है, यानी बीमारी अगर नहीं भी है उसका निकल रही है, या फॉर एग्जांपल नेगेटिव भी आता है, या फॉर एग्जांपल टेस्ट नहीं हो रहा, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, फिर भी आपको चाहिए कि आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें 2 वीक्स के लिए। सस्पेक्ट करें कि शायद मुझे है तो मैं दूसरों को अपने आप से बचाऊं। हर बंदे को ये सोचना है कि मैं दूसरे को अपने आप से बचाऊं। डॉक्टर साहब, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपने सुनने वालों को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़। तमाम व्यूअर्स के लिए यही पैगाम है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, ये हमारा सबसे बड़ा स्लोगन होना चाहिए इस वक्त। हम सबको अपने आप से दूसरों को बचाना चाहिए। हम सबको ये एज्यूम करना चाहिए कि शायद हमें एक्सपोजर हुआ है, और ये एज्यूम करते हुए हमें अपने आप को सबसे अलग थलग रखना चाहिए। हमें एक मुहिम चलानी चाहिए पूरे मुल्क में कि हम थूकना बंद करें, हम नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करना बंद करें, जो कि सबसे बड़ी रीज़न है बॉडी की मुदाफ़ियत कम होने का। और सफाई के तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखें। और एक टेक होम मैसेज जो सब लोगों के लिए है, हाथ धोए बगैर अपने आप को टच ना करें। दोबारा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा लोगों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ इस प्लेटफॉर्म से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से मैं एस्टर ग्रुप और एक्सेस क्लिनिक का ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया
कि आज हम इस एक्सेस क्लिनिक में डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं और बेहतरीन इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब से हमें मिली है। आपका पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से, PID की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हम सबको चाहिए ये एहतियात करें। इस इंटरव्यू के बाद हमें यकीनन एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला होगा कि ये मर्ज़ जानलेवा नहीं है, सिर्फ प्रॉपर एहतियात बहुत ज़रूरी है। यानी हाथों को अच्छी तरह से धोना और मुंह या बॉडी के किसी और पार्ट को टच ना करना बग़ैर धोए। ये एहतियात कर कर 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर खुदा न खास्ता किसी को ये वायरस एक्सपोज हो जाता है तो वो मुकम्मल सेहतियाब हो सकता है। प्लीज़ अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जो गवर्नमेंट बार बार हमें कह रही है, हम सबको चाहिए कि हम उस पर अमल करें, एक दूसरे की मदद भी करें, मगर अपनी सेफ्टी को सामने रखते हुए। या मेरे अल्लाह, हम सब इंसानों को, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, इस मूज़ी मर्ज़ से, इस मूज़ी वबा से आज़ाद कर दे। है मेरे अल्लाह, हमारे पाक वतन को ता क़यामत कायम दायम शाद आबाद रख, आमीन। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। PID जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।